हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग, यानी गॉस नियम का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जब गॉस नियम स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि गॉस नियम का उपयोग एक समान सतत आवेशित निकायों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। मैंने बताया था कि गॉस नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोई भी सतत आवेश वितरित निकाय हो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, जहां पर बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला ना लग सके। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि इनके कारण किस तरीके से सतत आवेशित निकायों के कारण, एक समान सतत आवेशित निकायों के कारण किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा। देखिएगा बेटा, गॉस लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। गॉस लॉ हर जगह नहीं लग सकता। गॉस लॉ कुछ सममित प्रकार के वैद्युत क्षेत्र, यानी सममित मतलब सिमेट्रिकल शेप के वैद्युत क्षेत्रों के लिए ही वैलिड है, क्योंकि सममित या कहे सिमेट्रिकल शेप के वैद्युत क्षेत्रों के लिए ही एक गोसाइन सतह बन पाएगी, जो कि गॉस लॉ के लिए जरूरी है। तो वो सब चीजें हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये बेटा कुछ ये तीन एक समान आवेशित निकाय हैं जिनका वैद्युत क्षेत्र सिमेट्रिकल होता है। तो इनके वैद्युत क्षेत्र हम गॉस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीन है बेटा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के सीधे तार। दूसरा है बेटा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। और तीसरा है बेटा एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश यानी खोखला गोला हुआ पतला गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। इन तीनों को बेटा हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इन दो के लिए दो सेपरेट वीडियो होंगे। तो बेटा इनको एक बात और है, इसमें देखिएगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सामने लिखे हुए हैं। अभ्यास 1.23 अनंत लंबे तार पर आधारित है। अभ्यास 1.24 समतल चादर पर आधारित है। ये 1.24 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जरूर कीजिएगा, मैं कराऊंगा भी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, साथ ही साथ इसका कैपेसिटर यानी संधारित्र में उपयोग होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभ्यास 1.21 और अभ्यास 1.22 साथ के साथ उदाहरण 1.13 ये बेटा गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र पर आधारित सवाल है। तो ये अभ्यास हम करेंगे भी साथ के साथ। इधर मैंने ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक कैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा कई साल बोर्ड एग्जाम में आए, अभी मैंने यूपी बोर्ड का लिख रखा है, कई स्टेट बोर्डों में भी कुछ इसी तरीके से आए हैं। जैसे कि ये 2011, 12, 13 तथा 20 में आया है। ये 11, 12, 13, 15, 19, 20 इस तरीके से आया। तो बेटा ये लगातार आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम वन बाय वन देखते हैं, पर एक कॉमन बात होगी इन तीनों के लिए, जिसे मैं अभी पहले बता देता हूं। इन तीनों के लिए एक हम कॉमन प्रोसेस फॉलो करेंगे। कॉमन प्रोसेस कैसा मतलब, अभी मैं आपके सामने 4 स्टेप लिख रहा हूं, उन 4 स्टेपों पर ही चलते चलते इन चारों के वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बस प्रोसेस वही रहेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी आवेशित निकाय है, जो भी एक समान सतत आवेशित निकाय है, वो किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र बनाता होगा, या वैद्युत क्षेत्र का पैटर्न है किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र बनाता होगा, वो कल्पना करनी है, वो सबसे पहले सोचना है। जब तो इस बात को पहले लिख देता हूं, सबसे पहले क्या करनी है, सतत एक समान, ये तीनों में एक फॉलो होगा बेटा, ये रूल्स। सतत एक समान आवेशित निकायों के वैद्युत क्षेत्र पैटर्न समझ लीजिए बेटा, यानी कैसा आरेख बनाते होंगे वो, ये पैटर्न की
कल्पना कीजिए। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि इनके कारण कैसा वैद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बनने के बाद ही हम दूसरी स्टेप सोचेंगे। दूसरी स्टेप है कि एक गॉसियन सतह यानी एक बंद सतह की कल्पना करनी है, एक लिख देता हूं गॉसिय, एक गॉसिय सतह, गॉसिय गॉसियन ये सब एक ही बात है बेटा, हिंदी में कहीं कहीं किसी बुक में कुछ लिखा है। तो एक गॉसिय सतह ये कोई बंद सतह होती है बेटा, मैंने आपको पहले बताया। गॉसिय सतह की कल्पना करने पर, कल्पना करने पर, ये कल्पना करते हैं, करते हैं, ऐसे लिख देता हूं। ये गॉसिय सतह इस प्रकार की ली जाएगी बेटा कि ये, इसके लिए क्या कंडीशन होगी मैं लिख देता हूं। ये गॉसिय सतह इस वैद्युत क्षेत्र पर, जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा था किसी भी एक समान आवेशित निकाय के कारण, वो उसके लिए E तथा S आपस में समांतर होने चाहिए, यानी वैद्युत क्षेत्र इस गॉसियन सतह के क्षेत्रफल सदिश के समांतर होने चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ठीक है। या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बात का मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र गॉसिय सतह पर लंबवत हो। दूसरी बात क्या हुई, ये दोनों बात एक ही, क्षेत्रफल सदिश लंबवत हो या गॉसिय सतह, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र समांतर हो या वैद्युत क्षेत्र गॉसिय सतह पर लंबवत हो, ये दोनों बात एक ही है। अगर बेटा वैद्युत क्षेत्र किसी गॉसिय सतह पर लंबवत होगा तो आप जानते हैं गॉसिय सतह या किसी भी सतह पर लंब उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। इसका मतलब वो E के साथ समांतर हो जाएगा, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ समांतर हो जाएगा। ऐसे समझिए, ये कोई सतह है बंद, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र इधर है ऐसे, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, तो इस सतह का क्षेत्रफल सदिश ये होगा, और इस सतह का क्षेत्रफल ऐसे होगा। इस सतह के लिए बात कर लेते हैं। जब ये सतह के लंबवत है वैद्युत क्षेत्र, तब E और S समांतर होते हैं, तो ये बात एक ही है। पहले समझा चुका हूं, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, ठीक है बेटा। ये बात अक्सर कर क्या होगा कि कभी कोई इस तरीके की सतह नहीं मिलती कि पूर्ण रूप से इस तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र उस पर पूर्ण रूप से लंबवत हो। ऐसा हो सकता है कुछ जगह पर समांतर भी हो तो चल जाएगा, थोड़ी जगह पर लंबवत हो, थोड़ी जगह पर समांतर हो, चलेगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर, कुछ ही स्थानों पर, इसे संपूर्ण नहीं ले सकते, परंतु लिख देता हूं परंतु संपूर्ण नहीं, कौन सी कंडीशन है संपूर्ण नहीं के लिए, लिख देता हूं कि E जो है वो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत, या इसका मतलब होता है E जो है वो गॉसिय सतह के समांतर, ये बात भी हो सकती है कुछ सतहों पर, सतह के कुछ पार्ट पर। वैसे आपको ये करनी है कि लंबवत हो पूरी, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता कई जगहों पर। अक्सर कर क्या होता है, सतह जो भी सतह हम लेंगे गॉसिय सतह, कुछ जगहों पर वो वैद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत क्षेत्र उस गॉसिय सतह पर लंबवत होगा और कुछ जगह समांतर, ठीक है। तो ऐसा भी चलेगा, पर ये कुछ जगह है। पूर्णतः अगर आपको लंबवत मिल रही है तो आप पहले पूर्णतः लीजिएगा, नहीं मिल रही कुछ जगह पर समांतर भी है तो चलेगा, पर ये पूरी तरीके से समांतर नहीं ली जा सकती। नहीं तो क्यों नहीं ली जा सकती बेटा, क्योंकि इस केस में जो बेटा थीटा बनता है वो बेटा 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E S cos थीटा। अगर ये थीटा 90 हो गया, तो जीरो फ्लक्स होता है, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा इस सतह से। इसका मतलब होता है नो फ्लक्स, इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, नो फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा।
इसलिए कुछ जगह तक ही सीमित है। अगर पूरे पे ले लिया तो कोई फ्लक्स ही नहीं गुजरेगा और हम वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाल पाएंगे। और इस सतह के लिए जो थीटा होता है बेटा, वो थीटा होता है 0 डिग्री। इस पर से फ्लक्स गुजरता है, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और कर लीजिएगा। इस तरीके की कोसाइन सतह हम लेते हैं कि कुछ जगहों पर लंबवत हो और कुछ जगहों पर समांतर हो। पूर्णतः समांतर ना हो, पूर्णतः लंबवत हो सकती है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप करेंगे बेटा। थर्ड स्टेप इसकी क्या है कि ये जो कोसाइन सतह हमने एज्यूम की है, इस कोसाइन सतह से फ्लक्स, जो कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस कोसाइन सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना लिख देता हूं। गाउसीय सतह से गुजरने वाले फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की दो समीकरण होते हैं। कौन कौन से? दो समीकरणों की सहायता से गणना। दो समीकरणों की सहायता से गणना करेंगे। कौन कौन से वो दो समीकरण है बेटा? एक समीकरण फ्लक्स प्राप्त करने का है E डॉट S। एक समीकरण होता है E डॉट S। ठीक है, ये समीकरण एक मान लीजिए। और दूसरा समीकरण होता है बेटा गॉस लॉ से। गॉस लॉ से होता है फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ होता था सेकंड वाला। इन दोनों से आप क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस कोसाइन सतह, जो हम एज्यूम करेंगे। अभी यही स्टैंडर्ड प्रोसेस तीनों में करेंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। फिर क्या करेंगे बेटा, फोर्थ स्टेप है कि समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर ये दोनों फ्लक्स समान होंगे, क्योंकि एक ही सतह से गुजरने वाले हैं, गॉसियन सतह से गुजरने वाले हैं जो एक मानी होगी, उससे गुजरने वाले दोनों फ्लक्स समान होंगे। दोनों को बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा E डॉट S बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस समीकरण की सहायता से हम E निकाल सकते हैं। इस समीकरण की सहायता से E निकालेंगे। ऐसे समझिए, E डॉट S का मतलब होता है ES cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा तो देखिए बेटा, S कोसाइन सरफेस हमने एज्यूम की होगी, तो उसका सरफेस एरिया या उसका क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने सोची होगी है cos थीटा बराबर हमें मालूम है, सतह पहले ही ऐसी चुनी गई है कि या तो 0 होगा एंगल या 90 होगा। ठीक है, और Q उस बंद सतह के अंदर जितना आवेश होगा वो निकाला जा सकता है, तो E प्राप्त किया जा सकता है। बस यही 4 स्टेप हम इसमें फॉलो करें। तो इसको बेटा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे दिमाग में ठीक से समझिएगा। यही 4 स्टेप तीनों में एक एक करके मैं फॉलो करूंगा। है पहले कोसाइन सतह, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र समझूंगा कि कैसा बनाते हैं, फिर कोसाइन सतह एज्यूम करूंगा, फिर ये 2 स्टेप। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे बेटा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा, गॉस लॉ के अनुप्रयोग में सबसे पहले अब हम देखते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमने माना है कि कोई अनंत लंबाई का तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। देखिए बेटा, अनंत लंबाई का तार है तो इसके कुल आवेश के बारे में बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अनंत लंबाई है तो उसका कुल आवेश भी क्या होगा बेटा, अनंत। तो इसके एकांक लंबाई के आवेश की बात हो सकती है कि इसकी एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है। ठीक है, ये दिया हुआ। मान लीजिए ये कोई अनंत लंबा तार है, इसकी एकांक लंबाई का आवेश है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस तार से r दूरी पर कोई भी बिंदु है P, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब वो P बिंदु कहाँ है पहले मान लेते हैं। देखिए बेटा, ये लंबा अनंत लंबा तार है रेड कलर वाला, और इससे कोई r दूरी पर ये बिंदु P यहाँ भी हो सकती है, P बिंदु यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, जहां आपकी मन हो आसपास P बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है,
मैं इस बिंदु को ले लेता हूँ P, ठीक है, इन सबको इग्नोर करता हूँ। तो ये P बिंदु मैंने यहां ले लिया। इस बिंदु की दूरी R है, कहां से, वायर से। इस वायर से इसकी दूरी कितनी है बेटा, R। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये दूरी है बेटा सपोज R। चलिए बेटा, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए अभी मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। उनमें से पहला स्टेप था कि सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र समझना है कि इस लंबे एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र किस तरीके का बनेगा। तो बेटा इसके लिए मैंने एक फिगर बना रखा है, 3D फिगर। यह आप बोर्ड एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। तो देखिए बेटा, ये कोई अनंत लंबा तार है, रेड कलर वाला। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं ये बेटा त्रिज्यीय, ये बनती हैं त्रिज्यीय। और किस तल में, इस तार के लंबवत तल में त्रिज्यीय बनती है। ये तार है लंबा, इस तार के लंबवत तल, ये मैंने लिखा, तार को लंबवत काटने वाली सभी तलों में त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र होता है। डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा। मान लीजिए ये कोई वायर है, ये तार है। अगर इस तार को यहां से काटा जाए तो काटने पर एक ऐसा तल बनेगा, काटने वाला तल। इस तल में त्रिज्यीय बहिर्मुखी प्लस चार्ज के लिए, अंतर्मुखी माइनस चार्ज के लिए। तो त्रिज्यीय ऐसे आपकी तरफ, मेरी तरफ, अंदर की तरफ ऐसे तिरछी, इधर भी तिरछी, इधर भी तिरछी, सब तरफ, इसे कहते हैं त्रिज्यीय। त्रिज्यीय और किस तल में, इस तार को काटने वाले तल। ऐसे बेटा इस तार को काटने वाले कई तल बन सकते हैं, सारे तल माने तो एक ही जाएंगे, पर ऐसे यहां से काटा तो एक तल, यहां से काटा, फिर यहां से काटा, ऐसे नीचे, तो इसे ऐसे कई तलों में काट दिया। तो बेटा इसको कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये तार वाई एक्सिस पर रखा हो, अगर ये तार सपोज वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर, तो ये जो तल होंगे ये बेटा इसके लंबवत हैं वाई के, तो यानी एक्स जेड तल में होगा। ये किस में होगा, ये त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय किस तल में होंगी, एक्स जेड तल में। ये भी एक्स जेड, ये सब बेटा एक्स जेड तल है। ये भी किस में, एक्स जेड तल। तो इस वैद्युत क्षेत्र को आप समझिए, इस लाइन को अब आप समझ गए होंगे। तार को लंबवत काटने वाले तल में त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आप वैद्युत क्षेत्र यहां से समझ गए। अब बेटा हमें दूसरा स्टेप था कि हमें एक गौसाइन सतह लेनी थी, एक बंद सतह ऐसी लेनी थी जिस पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत। तो बेटा ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्योंकि त्रिज्यीय हैं तो ये एक बेलन पर लंबवत हो सकती है। ये बेलन, ये मैंने ब्लैक कलर का एक बेलन बना दिया है, ये दिखा है। ये इसका बेटा 3D व्यू है, ये ब्लैक कलर का बेलन है। तो बेलन की, जैसे ये बेलन है, बेलन की बेटा दो तरीके की सतह होती हैं। ये वाली सतह पार्श्व सतह कहलाती है, जो एक कर्व सतह ना, वक्र सतह, इस वक्र सतह को कहते हैं बेलन की पार्श्व सतह। ये भी है। और ये जो ऊपर होती है ये और ये नीचे, ये दो सतह, ये दोनों सतह कैसी हैं बेटा, चपटी सतह। इनको कहते हैं बेलन की चपटी सतह। ऊपर वाली को मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और नीचे वाली को बेलन की द्वितीय चपटी सतह कह दिया। तो ये बेटा इसकी ऐसे समझिए कि 3 सतह हैं किसी बेलन की, ठीक है। बेलन की इस सतह पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा लंबवत होंगी। ये देखा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बेलन की पार्श्व या वक्र सतह पर लंबवत है, समझ गए। इस सतह पर लंबवत होंगे, बाहर की ओर ऐसे निकलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र है, सपोज अंदर तक हैं, आपको यहां से दिखाई देंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तल पर लंबवत, इस तल पर लंबवत, इस तल पर लंबवत, ऐसे ऐसे। ये वक्र सतह है, इस वक्र सतह पर ये एक तरीके से त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा केंद्र पर क्या होगा, त्रिज्या हमेशा सतह पर क्या होती है, लंब। तो ये बेटा वक्र सतह पर लंबवत है, वक्र सतह पर लंबवत। और चपटी सतह, ये जो चपटी सतह, चपटी सतह ऐसे है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ऐसे हैं, तो ये कहेंगी समांतर। तो दोनों चपटी सतहों पर समांतर है। कैसी होती है बेटा, चपटी सतहों पर समांतर। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बन रही थी लंबे तार के कारण, लंबे एक समान आवेशित तार के कारण, ये बेटा बेलन की
वक्र सतह पर तो लंबवत होंगी और चपटी सतहों पर समांतर होंगी। तो ये कोसाइन सतह हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन यही थी कि कोसाइन सतह पर वैद्युत क्षेत्रीय रेखाएं या तो लंबवत हो या कुछ जगहों पर समांतर। ठीक है, तो ये कोसाइन सतह हमने जो बेलन माना है, इसी को हम कोसाइन सतह लेंगे। देखिएगा बेटा, ये 3D फिगर है। ये कैसा फिगर है? 3D। ये 3D व्यू है इसका, ऐसे समझिए। मैं इसको 2D में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, 2D में मैं आपको समझाऊंगा। आपको ये डायग्राम बुक में भी दे रखा है और इसी से आपको एक्सप्लेन करना है इस डेरिवेशन को। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय क्यों बनता है या इसी प्रकार का क्यों बनता है, इसके लिए मैं पहले लेक्चर में बताया है। लेक्चर 1.8.1 में आप एक बार देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र क्यों बनता है, लंबे सीधे तार के कारण, और क्या क्या एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो अब हम इसमें आते हैं। ये हमारा 2D व्यू है। ये हमारा क्या है? 2D। इस 2D व्यू में हम पढ़ेंगे। तो बेटा, जब ये एक समान आवेशित तार है, इस वैद्युत क्षेत्र को जब आप सामने से देखोगे तो ये रेखाएं ऐसे वाली दिखेंगी, ऐसे तिरछी आपकी तरफ आने वाली, ये सामने से नहीं दिखाएंगे। इसको कहते हैं साइड व्यू। तो बेटा, जब मैं सामने से देखेंगे या आप देखेंगे इसको सामने से, तो इसके तिरछी वाली रेखाएं इसमें दिखाई नहीं देगी आपकी तरफ, ये अंदर जाती है। तो आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा, ये वाला 2D में। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र ये हो गया। हमने इस पर कोई कोसाइन सतह एज्यूम करनी है, चाहे तो हमें मालूम चल गई वो कौन सी सतह, बेलनाकार। अगर बेलन नहीं लेता, कोई घन ले लेता, घनाभ ले लेता या गोला ले लेता, तो वो बेटा ये वैद्युत क्षेत्र रेखा उस पर हर जगह पर लंबवत नहीं होती। ये पूरी पार्श्व सतह पर लंबवत है और इस चपटी सतहों पर समांतर है, पर वहां ऐसा नहीं होता, अलग अलग होती है। आप एज्यूम करके देखिएगा। चलिए बेटा, तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर मानता हूं कि P बिंदु से गुजरने वाली, P बिंदु से गुजरने वाली, P बिंदु से गुजरने वाली बेलनाकार कोसाइन सतह की कल्पना करने, कोसाइन सतह की कल्पना करने पर, ठीक है, हमने ये मान लिया कि कोई P बिंदु से, कंडीशन थी P बिंदु से जरूर गुजरनी चाहिए कोसाइन सतह। तो P बिंदु से गुजरने वाली हमने एक बेलनाकार कोसाइन सतह की कल्पना कर ली है। माना कोसाइन सतह की लंबाई L है, इसकी लंबाई भी ले लेंगे L, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा मैं यहाँ पर एक बेलन मानूंगा, तो सपोज P से जरूर गुजरना चाहिए ये बेलन, तो ये मैंने एक बेलनाकार सतह बनाना शुरू किया। ठीक है, कितना भी लंबा ले सकते हो, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। ये हमारा हो गया बेलन। ये इसकी चपटी सतह, ठीक है, ये बेलन बन गया। इसको ही हम कहेंगे बेटा कोसाइन सतह। गाउसीय सतह भी लिखा है कई जगह बेटा, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, आप जैसा अच्छा लगे ऐसे भी लिखा है गाउसीय सतह। ठीक है, तो इसे भी मैं गाउसीय सतह कर देता हूं, गाउसीय सतह है। तो ये गाउसीय सतह, बेलनाकार सतह हमने गाउसीय सतह मानी। अब थर्ड स्टेप क्या था, इसकी लंबाई है बेटा L, इसकी लेंथ कितनी है इस गौसीय सतह की लंबाई, हम इस बेलन की लंबाई लिख देता हूं मैं L, ये बेलन L लंबा है। ठीक है बेटा, ये बेलन L लंबा है। बेलन का ये वाला पार्ट ये पार्श्व सतह है, ये कैसी सतह है बेटा, पार्श्व, और ये क्या है, फर्स्ट चपटी सतह। ठीक है बेटा, ये पहली, ये फर्स्ट चपटी सतह है और ये सेकंड
चपटी सतह। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड स्टेप था कि हमें इस गुसाइन सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, दोनों से, गॉस नियम से भी और ई डॉट एस से भी। तो पहले इससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो हमें मालूम है इसमें 3 सतह हैं, पार्श्व सतह और 2 चपटी सतह। तो एक एक करके तीनों सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं और अंत में क्या करेंगे, कुल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले मैं पार्श्व सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालता हूं। तो बेटा यहां लिख देता हूं, बेलन या गुसाइन सतह, बेलन की पार्श्व सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, पार्श्व सतह से गुजरने वाला। तो बेटा पार्श्व सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को मैं फाई पार्श्व ऐसे नाम दे देता हूं, फाई ई पार्श्व। फॉर्मूला होता है बेटा समेशन ई डॉट डेल्टा एस। ई डॉट एस अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है तो समेशन ले लिया ई डॉट एस। इसको बेटा पूरा लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे ई डेल्टा एस कॉस थीटा, समेशन। चलिए बेटा अब हम थीटा की बात करते हैं। थीटा क्या होता है, ई और एस के बीच एंगल। ये होता है बेटा ई और एस के बीच का कोण। तो अब ई और एस की बात करते हैं। तो देखिए बेटा ये पार्श्व सतह पर आप मान लीजिए ये कोई डेल्टा एस ले लिया, यहां भी कोई डेल्टा एस ले लिया आपने छोटा सा, यहां डेल्टा, मैं कई जगह पर डेल्टा एस, ये सारे डेल्टा एस कहां होंगे, बाहर की। जैसे ये पार्श्व सतह है, इस सतह के इस बिंदु का क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर के, इस बिंदु का ऐसे, इस बिंदु का ऐसे। अगर ये बिंदु हो तो ऐसे 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 ऐसे। ये भी कैसी होती है, एक तरीके से त्रिज्यीय बाहर की। इसका क्षेत्रफल सदिश भी कैसा होता है, पार्श्व सतह का त्रिज्यीय बाहर की होता, यानी कहीं भी बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देंगे। इस बिंदु का क्षेत्रफल सदिश ऐसे डेल्टा एस वेक्टर, इस सतह का इस बनाऊं तो ये ऐसे ऐसे डेल्टा एस, इसका बनाऊं ऐसे। प्रत्येक बिंदु का ये त्रिज्यीय बाहर की हो, कैसा होगा बेटा, त्रिज्यीय बाहर की। अगर इस बिंदु की बात करें तो ये भी डेल्टा एस ऐसे बाहर की, यहां कहीं पे ले लूं, सब जगह ऐसे बाहर की। ठीक है, इनको देखिएगा बेटा, इस बिंदु के लिए ई किधर है, ऐसे, और डेल्टा एस भी किधर है, ऐसे। इस डेल्टा एस के लिए एस भी इधर, ई भी इधर। इस डेल्टा एस के लिए डेल्टा एस इधर, ई भी इधर। इस डेल्टा एस के लिए डेल्टा एस उधर तो ई भी उधर। इस डेल्टा एस के लिए डेल्टा एस उधर, ई भी उधर। यानी प्रत्येक बिंदु पर ई और डेल्टा एस क्या होंगे, समांतर। ई और डेल्टा एस क्या होंगे, समांतर। वैसे भी हमें मालूम है सतह पर लंबवत का मतलब होता है डेल्टा एस के साथ समांतर। तो बेटा मैं इस बात को लिख देता हूं, बेलन की पार्श्व सतह के, लिख देता हूं, बेलन की पार्श्व सतह के प्रत्येक बिंदु पर ई तथा एस या डेल्टा एस के मध्य कोण 0 डिग्री होता है। पहली बात क्लियर कि सभी के साथ डेल्टा एस और ई के बीच कोण 0 होगा। तो ये थीटा बराबर 0 हो गया पार्श्व सतह के लिए, तो ये समेशन से बाहर आ सकता है। ये सब ऐसे समझ लीजिए कांस्टेंट चीज हो गई इस सतह की। दूसरी बात आती है ई की। तो देखिए बेटा वैद्युत क्षेत्र इस तार से इस सतह तक की लंबाई सबकी प्रत्येक बिंदु की आर होगी। ये बेटा ये जो तार है ये बेलन के अक्ष पर रखा है, और बेलन की अक्ष से सतह तक की दूरी कितनी होती है, कांस्टेंट त्रिज्या के बराबर, यानी आर के बराबर। तो ये देखिए बेटा इस तार से इस बिंदु की दूरी आर, इस तार से इस बिंदु तक की दूरी आर, इस तार से यहां तक की दूरी की बात करें तो भी आर, ये सब त्रिज्या है। तो वैद्युत क्षेत्र भी पार्श्व सतह पर क्या होगा, कांस्टेंट। वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, पार्श्व सतह पर कांस्टेंट। इसलिए ई और cos थीटा दोनों को समेशन से बाहर ले सकते हैं। तो यहां से फ्लक्स हो जाएगा बेटा फाई ई
पार्श्व बराबर ई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, अभी लिख दूंगा, और अंदर हो गया समेशन डेल्टा एस, समेशन डेल्टा एस। तो देखो बेटा ई कॉस 0 की वैल्यू 1, समेशन डेल्टा एस होता है बेटा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। क्यों होता है देखिएगा, मैं लिख देता हूं। समेशन डेल्टा एस का मतलब है 2 पाई आर एल। ये क्या होता है बेटा, बेलन की पार्श्व सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की पार्श्व सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो पार्श्व सतह है पूरी है, ये पूरी सतह, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, ऐसे एल लंबाई है तो ये पूरी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, 2 पाई आर है। तो बेटा पार्श्व सतह से इतना फ्लक्स मिलेगा, फाई ई पार्श्व, इतना फ्लक्स। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए। तो बेटा पार्श्व सतह से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। अब हम गुजारते हैं, देखते हैं चपटी सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। पार्श्व सतह से इतना फ्लक्स गुजरा, अब चपटी, इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको आप अलग से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेलन की पार्श्व चपटी सतह से। अब बात आती है, यहां से लिखना शुरू करता हूं। बेलन की प्रथम चपटी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो इसको डिनोट कर देते हैं बेटा फाई ई फर्स्ट चपटी, ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट चपटी। तो फर्स्ट चपटी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फॉर्मूला तो समेशन ई डॉट डेल्टा एस, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो, समेशन ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात आती है, तो थीटा क्या होगा, देखिए मैंने कहा था ये चपटी सतह वैद्युत क्षेत्र के समांतर होती है। ये जो चपटी सतह है ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर होती है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर का मतलब होता है थीटा बराबर 90। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत सतह का मतलब होता है थीटा बराबर 0, और इसमें लंबवत में इसमें समांतर। देखो ये चपटी सतह, ये ऊपर वाली चपटी सतह ऐसे। अब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इस पूरी सतह पर कैसा होगा, समांतर, या कहें ऐसे समझ लीजिए इस चपटी सतह का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस तल के लंबवत बाहर की ओर, प्रत्येक बिंदु पर यहां बना देता हूं। इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे ये बिंदु ऐसा छोटा क्षेत्रफल ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, इन सभी छोटे छोटे डेल्टा एसों का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बेटा, ऊपर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, ऐसे सभी का जितने भी डेल्टा एस ले सकते हैं, या पूरी सतह का क्षेत्रफल सदिश आप कहेंगे ऊपर, प्रत्येक बिंदु का डेल्टा एस ऐसे। अब ये डेल्टा एस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहे हैं, 90। देखिएगा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, इस साइड, ये देखिए ना ग्रीन लाइंस, ये ई है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस साइड है बेटा, तो ये कोण कितना हो गया, 90। ये कोण कितना हो गया, 90, यानी cos थीटा क्या हो गया, 90। तो मैं इसी बात को पहले लिख देता हूं, लिख देता हूं, बेलन की चपटी सतह के प्रत्येक बिंदु पर ई, प्रत्येक बिंदु पर
ई तथा डेल्टा एस के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ 0 था और 90। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया थीटा बराबर 90। इसका मतलब होता है बेटा थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब था थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब तो यहाँ पर लिखते हैं थीटा बराबर 90 हो गया तो cos 90 क्या होता है? 0। तो 0 फ्लक्स गुजरा। वैसे भी सतह समांतर है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये सतह ऐसे लेटी हुई रखी है, वैद्युत क्षेत्र इसके ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। इससे कैसे गुजरेगा? इसे क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे लेटा हुआ, ये तो लेटा हुआ है। तो बेटा अतः फाई ई फर्स्ट चपटी बराबर समेशन ई डेल्टा एस कॉस 90। तो ये बेटा हो गया 0। तो बेटा फर्स्ट चपटी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया? 0। इसको बी इक्वेशन मान लीजिए। अब बेटा बेलन की दूसरी चपटी सतह से, इससे भी 0 गुजरेगा क्योंकि ये भी बेटा समांतर है विद्युत क्षेत्र के। पर हमें एक्सप्रेस तो करना है, लिखना तो है ही है। तो कैसे है देख लीजिए। बेलन की द्वितीय चपटी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इसको बेटा डिनोट कर दीजिए फाई ई सेकंड चपटी। पूरा नहीं लिखा सतह, आप समझ जाएंगे इतने से। तो ये हो गया ई डेल्टा एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा समेशन। देखिए बेटा जो ये वाली बात थी वो इसके लिए भी है। इसके प्रत्येक बिंदु का ये जो सेकंड चपटी सतह है ये वाली, इस पर अगर क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए, इस किसी एरिया एलिमेंट की बात करें, क्षेत्रफल अवयव छोटे छोटे डेल्टा ऐसे अगर इनकी बात करें तो ऐसे समझिए ये वाली सतह द्वितीय। तो बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत और किधर होगा? बाहर की ओर। बेलन में अंदर घुसते हुए कभी भी क्षेत्रफल सदिश नहीं होता, हमेशा बाहर होता है। तो बाहर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे ये क्या होंगे? डेल्टा एस। क्या होंगे? डेल्टा एस। ठीक है। और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर। इससे इधर वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे, इससे इधर ऐसे ऐसे, ऐसे समझिए। और इस वाले पर ऐसे, ये ई और ये ई। कोण कितना बना? 90 डिग्री। यहाँ भी कितना बना? 90। तो एस 90 बनना है। जब तल समांतर होता है तो एस हमेशा 90 बनता है। ठीक है। तो जो ये वाली बात यहाँ लिखी है वो बात यहाँ भी आती, ये वाली बात यहाँ भी आएगी। अतः सेम थीटा बराबर क्या होगा? 90 है। तो इसको सीधा लिख देता हूँ। तो फाई ई सेकंड चपटी बराबर समेशन ई डेल्टा एस कॉस 90 बराबर 0। ठीक है बेटा, कॉस 90 डिग्री 0। तो बेटा चपटी सतह से दूसरी चपटी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या है? 0। अब हमारी तीनों सतह से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, पार्श्व सतह से और दोनों चपटी सतहों से। चपटी सतहों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरा है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा कुल फ्लक्स की। अब बात करते हैं तो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला, पूरी बात लिख देता हूं मैं। अब हम पूरे बेलन की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, ऐसे लिख देता हूं, नेट फ्लक्स। अब संपूर्ण बेलन, तो बेटा संपूर्ण बेलन से कैसे? तीनों का फ्लक्स जोड़ दीजिए। फाई ई नेट का मतलब है फाई ई पार्श्व वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस फाई ई फर्स्ट चपटी प्लस फाई ई सेकंड चपटी। यानी इक्वेशन ए बी और टी तीनों फ्लक्सों को जोड़ दिए। तो बेटा ये फ्लक्स तो आता था 2 पाई, यह आया था ई इंटू
E इंटू 2πr/L, और ये फ्लक्स आया था 0, ये फ्लक्स आया था 0, तो हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा, यही है। तो हमारा यहाँ एक लाइन और लिख देता हूँ, फाई E नेट बराबर आ गया बेटा E इंटू 2πr/L, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इसको नाम देते, इतनी बात क्लियर बेटा। ये हमारा इस पूरे बेलन से, या कहेंगे गोसाइन सतह जो हमने मानी थी, इस गोसाइन सतह से निकालने वाला नेट फ्लक्स होगा। देखिए बेटा, ये गोसाइन सतह हमने इसीलिए ऐसी मानी थी कि इससे फ्लक्स निकल सके। अगर ये थीटा 0 या 90 नहीं बनने होते तो फिर बेटा फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो गोसाइन सतह हम मानते इसी प्रकार से हैं कि थीटा 0 या 90 बने। एक बार अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले पूरा लिखिएगा, बार बार सोचिएगा, हैं, अपने क्षेत्रफल सदिश के कॉन्सेप्ट को ठीक से कीजिएगा। पहले तो क्षेत्रफल सदिश अच्छी तरह से समझाया मैंने, फिर आप हर जगह लगाइएगा। देखिए चलो, अब मैंने कहा था फ्लक्स दो समीकरणों से निकालते हैं, एक तो E डॉट S से और एक गॉस लॉ से। तो बेटा गॉस नियम से, गॉस नियम से बेलन से गुजरने वाला, बेलन से गुजरने वाला, ये संपूर्ण बेलन समझ लीजिएगा, संपूर्ण बेलन गुजरने वाला फ्लक्स। तो बेटा गॉस लॉ कहता था, गॉस लॉ होता था फाई E नेट बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन, यानी बंद सतह के अंदर कुल आवेश है। अब बंद सतह कौन है हमारी, गोसाइन सतह, बेलन। अब बेलन के अंदर आवेश कितना है, बेलन के अंदर आवेश कितना है, तो देखिएगा बेटा, बेलन के अंदर, ये बेलन कितना लंबा है, L, तो L लंबाई का तार ही तो इसके अंदर होगा, बेलन के L लंबाई का तार इस बेलन के अंदर होगा, उसके बाद का तार बेलन के बाहर है। तो बेटा इस बेलन के हमें मालूम है इस तार की एक लंबाई का या एकांक लंबाई का आवेश है लैम्डा, तो इसकी L लंबाई का आवेश कितना होगा, लैम्डा L। एक या एकांक लंबाई का आवेश है लैम्डा, तो L लंबाई का आवेश कितना होगा, लैम्डा इंटू L। और इस बेलन के अंदर कितनी लंबाई आ रही है तार की, L, क्योंकि ये खुद बेलन कितना लंबा है, L, तो बेटा ये Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। ये Q बराबर हो जाता है बेटा लैम्डा इंटू L एप्सिलॉन। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, चाहे तो आप ऐसे फॉर्मूले समझिएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा बराबर Q अपॉन L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। इसको नाम दे दिए समीकरण 2। ठीक है बेटा, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए और इससे हमारा E का मान निकलेगा। तो इसके लिए मैं बेटा थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर बेटा, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने, ये फोर्थ स्टेप था जो मैंने आपसे लिखा था। तो समीकरण 1 है बेटा E इंटू 2πr है, और समीकरण 2 है बेटा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिएगा बेटा, इसमें से L और L क्या, तो E बराबर आ गया बेटा 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन, ये हमारा आ गया। दोबारा लिख देता हूँ, E बराबर 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर, ये P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अनंत लंबे तार के कारण वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो शॉर्ट में लिख दिया ये अनंत लंबे, ये रिजल्ट आपको ये याद रखना है। ठीक है, यही होता है, इसको डायरेक्ट लिख कीजिए। हालांकि ये वैद्युत क्षेत्र दूरी पर है, यानी ये दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती है वैद्युत क्षेत्र, यानी दूरी बढ़ने पर ये कम होता जाएगा। तो दूरी बढ़ने के साथ ये कम होने का मतलब क्या है, कम होने पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, दूर दूर, तो होने पर ये वैद्युत क्षेत्र थोड़ी देर बाद दूर दूर हो जाएंगी। तो बेटा ये जो वैलिड है थोड़ी दूर के लिए है, हैं? और यह हमारे सोचने के लिए मैंने आपको बोल दिया, कुछ दूरी तक के लिए ये ऐसा ही वैद्युत क्षेत्र रहेगा, त्रिज्या, ठीक है। चलिए बात है, तो ये वैद्युत क्षेत्र ये हो गया अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर, बस बिंदु की तार से r दूरी पता हो हमें, है, और तार का रेखीय आवेश घनत्व तो पता हो, हम निकाल सकते हैं। इसका बेटा एक सदिश रूप है, सदिश रूप भी लिख देता हूँ, डायरेक्शन आपको वैसे ही पता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है, अभी मैंने बताया था त्रिज्यीय है, या पूरा लिखना चाहें तो तार की लंबाई के लंबवत तल में त्रिज्यीय, तार की लंबाई के लंबवत त्रिज्यीय, और प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर, अंदर आवेश माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर। ये प्लस चार्ज था तो बाहर जा रही है वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये माइनस चार्ज होता तो अंदर। तो बेटा इसका एक सदिश रूप लिख देता हूं मैं, है, इसका सदिश रूप होता है बेटा, है, तथा E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर, परिमाण इतना ही रहा। यहां पर हम एक एकांक सदिश लगा देते, ठीक है, सदिश लगा दिया तो यहां पर क्या हो सकता है वेक्टर। अब ये r है क्या, तो ये r क्या है, जहां लिख देता हूं, जहां r एकांक त्रिज्यीय, या पूरा लिखता हूं, जहां r तार के लंबवत, जहां r तार के लंबवत, तार के लंबवत, तार के लंबवत त्रिज्यीय, त्रिज्यीय, तार के लंबवत त्रिज्यीय एकांक, एकांक सदिश है, तार के लंबवत त्रिज्यीय एकांक सदिश है, एक है प्लस लैम्डा के लिए, प्लस लैम्डा यानी रेखीय आवेश या तार का आवेश अगर धनात्मक हो, प्लस लैम्डा के लिए बहुर्मुखी, कैसा बेटा, बहुर्मुखी, तथा माइनस लैम्डा के लिए, माइनस लैम्डा के लिए अंतर्मुखी, अंदर की अंतर, ये बेटा आर, आर यहाँ पर ये होगा, ये इसका सदिश होगा, ये इसका बेटा सदिश होगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय भार की ओर होता है, हो सॉरी त्रिज्यीय होता है, प्लस के कारण भार की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, ठीक है, और किस तल में होता है, तार के लंबवत तल में। ये आपका अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का डेरिवेशन है। आपको बेटा ये पूरा इस तरीके से लिखना होगा, अगर पूरे मार्क्स लाने हैं, पूरे मार्क्स के लिए हर चीज को क्लियर है लिखते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ही आपको समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे, इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रखी है एनसीईआरटी में, मैं जो कराता हूं एनसीईआरटी, तो वो है बेटा 1.23 एक्सरसाइज या अभ्यास 1.23, उसे और देख लेते हैं, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला उसमें डायरेक्ट यूज होगा। चलिए चलिए बेटा अब हम देखते हैं अभ्यास 1.23। अभ्यास 1.23 एनसीईआरटी क्या कहता है, कोई अनंत रेखीय, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा है कि कोई अनंत रेखिक आवेश, अनंत रेखिक आवेश को एक अनंत लंबा तार मान सकते हैं, आवेशित तार मान सकते हैं, रेखिक आवेश है, ठीक है। तो इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र बनना है, ये वैद्युत क्षेत्र बनना है। तो उन्होंने पूछा कि रेखिक आवेश घनत्व कितना होगा, तो देखिएगा बेटा अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, लंबे अनंत लंबे सीधे तार के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 9 × 10⁴। ओके बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 2 × 9 × 10⁹।
आप इसको चाहे तो ऐसे समझ लीजिएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बेटा 9 × 10⁹ इसको 2 करना है तो ऐसे कर लीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो यहां से एक 2 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे समझ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ये इसका लैम्डा पूछा है और आर दे रखी बेटा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10⁻²। तो बेटा इसे सॉल्व करें तो लैम्डा बराबर ये इधर हो जाएगा 2 × 10⁻²× 9 × 10⁴, और ये नीचे आएगा 2 × 9 × 10⁹। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्रॉस हो गया। देखिए 2 से 2, 9 से 9, तो ये बेटा 6 - 2 + 2 और ये +-9 तो -7 10⁻⁻⁷। और इसकी यूनिट होती है, ये होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, एकांक लंबाई का आवेश, तो यानी इसका यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। तो इतना इसका आंसर हुआ। इसका इस तार के रेखीय आवेश का ना इतना हुआ। एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा गलत दे रखा है, 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, वो शायद गलत, तो उसे मत लीजिएगा, ये आंसर लीजिएगा। देखिए बेटा इसमें एक चीज को गौर कीजिएगा, इसमें अनंत रेखिक आवेश है। देखिए बेटा प्रैक्टिकली अनंत लंबा तार होता नहीं है। अगर बेटा जब इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी अनंत रेखिक आवेश के कारण, तो इसको अनंत बनाने के लिए जो वैद्युत क्षेत्र के लिए दूरी है वो बेटा बिल्कुल नजदीक रखेंगे, पास रखेंगे। यूं समझिए ये काफी लंबा तार है, मान लीजिए 10 मीटर लंबा तार है, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र जो पूछा जाएगा इस तार से 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई वायर था, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी अगर आप सोचेंगे ना, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी प्रैक्टिकली इतनी सी होगी, ये 2 सेंटीमीटर स्केल में देख लीजिए। तो बेटा लंबाई के कंपेयर वैद्युत क्षेत्र, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछा गया उसकी दूरी बहुत कम होती है, तो उस दूरी के कंपेयर हम तार को अनंत लंबा मान सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली यही होगा कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा वो तार के काफी नजदीक होगी, तो उसके कंपेयर तार को हम अनंत लंबा मान सकते हैं। चलिए बेटा बड़ा आसान था।